तैयार हो जाइए बाजार के एक और सुस्त ट्रेडिंग सेशन के लिए, लेकिन जहां रेंज बाउंड ट्रेड के हैं आसार, हल्की फुल्की कमजोरी दुनिया भर के बाजारों से आती हुई फेड की अहम बैठक के पहले वेट एंड वॉच के मूड में है दुनिया भर के बाजार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिद्धि और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस वेट एंड वॉच वाले बाजार में आपको क्या करना है, वेट करना है, अपनी पोजीशंस को कैसे संभालें, क्या ट्रेड बना सकते हैं और क्या है बाजार का नजरिया। आइए सारे सवाल जानते हैं अनिल जी से, उनके जवाब। सर मॉर्निंग, बताएं आज के आपको ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स दीप, दुनिया भर के बाजारों के ट्रिगर्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत वाले हैं। अमेरिका में मिला जुला सा कारोबार कल दिखा है। फेड की पॉलिसी से पहले बहुत सीमित दायरे में अमेरिकी का बाजार कारोबार करते हुए दिखे। मुश्किल से पौने 300 पॉइंट की रेंज रही है डाउ पर। कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर आया है, $103-104 की रेंज से $106 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हाँ, नतीजों के लिहाज से जरूर एक्शन है। कल बाजार बंद होने के बाद टाटा स्टील, एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजे आए जिन पर आज रिएक्शन दिखेगा। कमोबेश नतीजे थोड़े बेहतर साइड पर दिख रहे हैं, उन पर आज हम फोकस करेंगे। और साथ ही आज निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे हैं, वहीं वायदा कारोबार में भी आज 2 कंपनियों के नतीजे। तो नतीजों के लिहाज से थोड़ा एक्शन वाला दिन आज भी है, लेकिन हाँ, ये हैं आज के ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन पर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो नतीजों पर तो सर पूरा फोकस है। हमारे बाजार के भी नतीजे, यूएस में भी वैसे सर आज माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट यानी कि गूगल दोनों के बड़े नतीजे आने वाले हैं। फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। एक्सपेक्टेशन वैसे तो ज़्यादातर मान ही रहे हैं कि 5% की हाइक होने वाली है, बट थोड़ा कल जैसे आप बता रहे थे बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, थोड़ा कॉशियस हो गया अमेरिकी बाजार। जरा समझाएं, बड़े इवेंट आ रहा है, पहले अमेरिकी बाजार की बात करते हैं फिर हमारे बाजार समझेंगे। दीप, मुझे लगता है अमेरिकी बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी फेड के डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि कमोबेश इस बात को लेकर तो लगभग आम राय बन चुकी है कि 0.5% ब्याज दरें बढ़नी है, लेकिन 20% से ज़्यादा लोग अब कहीं कहीं 1% का भी मानकर चल रहे हैं। अब फेड क्या सरप्राइज देते हुए, सरप्राइज तो नहीं कहूँगा, शॉक देते हुए क्या 1% कर सकता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, करने में कर भी सकता है। संभावना कम है। संभावना कम होने का मतलब ये नहीं कि संभावना नहीं है, कम होने में और संभावना नहीं होने में बड़ा फर्क है। इसलिए अमेरिकी बाजार भी मुझे लग रहा है कि एक तो दम साधे हुए देख रहे हैं कि क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि चलिए 1% जैसी उम्मीद है और आमतौर पर फेड को माना जाता है बाजार के मुताबिक चलने वाला है और बाजार के आम राय को ध्यान में रखकर चलता है। समझिए उस हिसाब से 1% ब्याज दरें बढ़ा भी दे, लेकिन कमेंट्री क्या? कमेंट्री तो फेड अपनी मर्जी से बोलेगा। कमेंट्री वो थोड़ी बोलेगा जो बाजार हमेशा सुनना चाहे। तो वो कमेंट्री क्या होगी? आगे के आउटलुक को लेकर, महंगाई को लेकर फेड कितना कॉन्फिडेंट है? क्या फेड ये कहता है कि जो हमने 9.1% का आंकड़ा देख लिया यही टॉप है और इसके बाद हम ये आंकड़ा अब नहीं देखेंगे? अगर ये कॉन्फिडेंस उनकी बातों में झलकता है तब तो बाजार को राहत मिलेगी। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो डर अगर फेड को फिर भी रहे कि नहीं हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी हमारे काबू में नहीं आ रही चीज़ें, वक्त लगेगा, ये वक्त लगेगा वाली चीज़ बाजार सुनना नहीं चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि देखते हैं क्या कुछ होता है, फेड किस तरह से अपनी पोजीशनिंग करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है फेड की पोजीशनिंग जैसी भी हो, बाजारों का रिएक्शन और भी अलग भी हो सकता है। यू नेवर नो। सो बेहतर ये कि बड़ा काम जो भी या बड़ा डायरेक्शन जो भी लेना है बाजार में आपको, वो फेड की मीटिंग के बाद लेना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई फेड की। दूसरी तरफ दीप, नतीजों का सीजन है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब कल भी आप देखिए, कल वॉलमार्ट ने आपके गाइडेंस घटा दिया और गाइडेंस घटाने के बाद वहाँ रिटेल शेयरों की जो हालत है, भारी पिटाई होगी। और हमारे यहाँ से भी काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल कारोबार में है, दूसरे कारोबार में, जो वहाँ पर वॉलमार्ट और दूसरे टारगेट है, कॉस्टको वगैरह को सबको सप्लाई करती है। तो मतलब थोड़ा मामला ढीला है। सो पता नहीं प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन का कम होना ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ग्रोथ का कम होना दिख रहा है। एग्जैक्टली है ना। सो अब आप मतलब मारना किसे चाहते थे, मर कौन रहा है, वैसा वाला हाल है। चलिए, ग्रोथ तो मरेगी, हमें पता है कि जब आप इन्फ्लेशन को मारोगे, लेकिन इन्फ्लेशन तो मरे जी, कम से कम वो तो कम आए। अगर इन्फ्लेशन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और पता चला, मतलब ये वैसा हाल हो गया ना कि जब लोग कोविड का इलाज करवाने गए तो कोविड का हुआ नहीं हुआ, बाकी 25 चीजें और हो गई, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ये वैसा वाला हाल है कि ऐसी दवाएं आपने दे दी कि जिससे दूसरा काम ज़्यादा बढ़ गए। सेम सिचुएशन हो रही कि अब जो कुछ भी ब्याज दरें बढ़ाने का, लिक्विडिटी टाइट करने का सिस्टम फेड की तरफ से चल रहा है, उससे महंगाई कब और कितनी काबू में आएगी वो तो पता नहीं। लेकिन आपके ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क पहले से लगने लगे। और देखिए, ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क लगने का सबसे बड़ा आपको इंडिकेशन तो कंपनियों से ही मिलता है ना। अगर कंपनियां कह रही है
कि हमारे लिए हालत थोड़ी सी खराब हो रही है, गाइडेंस घटा रही है, तो वो सेंस कर रही है कि आगे चलते हुए ग्रोथ कम होगी ही होगी। और अगर ऐसे में फेड की तरफ से कुछ इस तरह की कमेंट्री आ जाए कि भाई ग्रोथ खराब होनी ही होनी है और ऊपर से कंपनियां गाइडेंस खराब दे, तो फिर अमेरिकी बाजार ढह सकते हैं, खराब हो सकता है। सो आई थिंक मैं इंतज़ार करना चाहूँगा गुरुवार सुबह का, परसों सुबह देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके बाद ही बड़ा डिसीजन लिया जाए ग्लोबल मार्केट से। तब तक ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सुस्ती में रहेंगे, थोड़े नीचे रहेंगे। उसका रीज़न ये कि आप फेड की मीटिंग में जाने के पहले है ना, आप मतलब हमारा 15,200 नहीं है, वैसे हमें डाउ का 30,000, हाँ 30,000, 29,800, 30,000 कुछ हुआ था, राइट। हाँ, सो आप 30,000 डाउ पे नहीं है और यहाँ पर 16,000 निफ्टी पर नहीं है, करेक्ट। सो सॉरी 15,200 निफ्टी पर नहीं है। सो आप काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी तेजी में जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर से 8-8, 10-10% आपका नेस्डेक रिकवर हो चुका है, हमारे बाजार 8-10% रिकवर हो चुके हैं, अमेरिका 7-8% रिकवर हो चुका है डाउ पर। सो आई थिंक आप हायर लेवल पर जा रहे हैं, वहाँ जहाँ पर गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। सो मेरा ये समझना है आज और कल 2 दिन अमेरिकी बाजार थोड़े से सुस्ती भरे रह सकते हैं, हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है। अब इस आउटलुक में एक ही चीज़ बदलाव कर सकती है, वो ये कि अगर कोई नतीजे दमदार आ जाए, मसलन आज अल्फाबेट आने वाला है, राइट। अगर कोई नतीजे ही एकदम ऐसे तोड़फोड़ आ जाए जो डाउ का मूड माहौल एक दिन के लिए सुधार दे, क्योंकि इसमें दीप एक चीज और भी है कि लगभग सारी आम राय बनी हुई कि जो कुछ करना है फेड की मीटिंग के बाद करना है, करेक्ट। सबको ये लगता है कि फेड के बाद ही करेंगे, तो फिर कोई तो खरीद ही रहा है ना, बिल्कुल। सो आई थिंक थोड़े क्रिटिकल है 1-2 ट्रेडिंग सेशन, शांति से वेट एंड वॉच वाले बोर्ड में रहे, न बड़ी तेजी करने के मूड में आए न बड़ी मंदी करने के मूड में आए। गुरुवार को देखेंगे जो होना है, तब एक क्लियर कट कॉन्ट्रा कॉल या सॉरी एक क्लियर कट प्रॉपर कॉल उस दिन लिया जाएगा। तब तक लिए थोड़ी सी शांति, आराम से। हाँ, अमेरिकी बाजारों को देखिए, नतीजे भी बहुत हैं, इवेंट्स भी बहुत हैं, फेड की मीटिंग भी है, और आजकल तो हर मीटिंग ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग यही है। हर एक मीटिंग में ऐसा लगने लगा है हमें। लेट्स सी क्या। तो चलिए वहां पर तो हमारी नजर है। हमारे बाजार के लिए भी क्या करना है ये मैं आपसे पूछूंगा सर। उससे पहले कल क्या हुआ, स्पेशली जो आखिरी 1-1.5 घंटे था, वैसे पूरा दिन रेंज में रहे, थोड़े सुस्त थे, बट जो कल आखिरी 1 घंटे में हुआ वो थोड़ा समझा। हमारे बाजार भी थोड़ा एडजस्ट हो रहे थे। मुझे लगता है थोड़ा हमारे बाजारों ने अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिकी बाजार में मिला जुला सा कारोबार रहेगा, और उसी हिसाब से बहुत तेजी के मूड में आए नहीं। 2 रीजन है, एक तो ये कि अमेरिका में भरपूर तेजी होगी ये आशंका नहीं थी, जबकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी थी। और दूसरा ये कि 4-5 दिनों की खरीदारी के बाद आपने कल एक बिकवाली का आंकड़ा देखा था, और कल दिन भर की स्क्रीन आपको दिखा रही थी कि सप्लाई है एफआईज की तरफ से। सो अगर माफ कीजिएगा 16,700 के आसपास आप हैं, और वहाँ पर अगर आपको एफआईज की खरीदारी का सपोर्ट नहीं है, बड़ी इवेंट में आप जा रहे हैं, ट्रेडर्स सावधान हैं, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। इनफैक्ट ये तो क्लोजिंग बढ़िया ही है 16,631, नहीं तो वैसे देखा जाए तो परसों का जो लो था, शुक्रवार का 16,610 था, प्रोविजनली तो आप लगभग उसी के आसपास 16,600 पे बंद हुए हैं। सो आई थिंक अगर आज आप 30 पॉइंट 20-25 पॉइंट नीचे खुलते हैं, तब तो आप कल की क्लोजिंग पे ही खुल रहे हैं उससे, तो वो हिसाब से मेरा समझना कल का आखिरी पौन घंटे भर का एक्शन जो था प्रॉफिट बुकिंग का, वो सही था, उसमें कुछ गलत नहीं। अभी भी आप देखिए ना, डाउ फ्यूचर्स आपके लगभग 125 पॉइंट करीबन नीचे ट्रेड कर रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी आपके लिए जबकि मजबूती या यूं कहें कि कमजोरी दिखाने से इनकार कर रहा है। हो सकता है थोड़े नतीजों की वजह से हो, लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का होना है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर जहां बाजार मिलेगा वहां आप एंट्री करिए, एंट्री का मौका भी देगा आज और कल बाजार आपको सही लेवल पर, उसकी तैयारी रखनी है। और ऊपर के लेवल पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर से करें। दोनों तरफ के मार्केट को ट्रेड करना है, उसकी तैयारी रखिए। बिल्कुल, तो वहां पर मौके ढूंढने 100%। अगर आज कम गैप से खुलता है, ऊपर खुलता है, तो खुलते ही बेचने के मौके होंगे। ओके, वो ऑपोजिट ट्रेड लेना है। 100%। अगर आप देखिए, आप एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे आपकी कमजोरी, ये डाउ अगर आपका 125 पॉइंट नीचे है फ्यूचर्स पे, अगर डाउ ही रिकवर हो जाए तब तो एक अलग बात है जी। 125 पॉइंट डाउ अगर नीचे है और आपका अगर समझिए आप 30-40 पॉइंट ऊपर हो जाए, 675-700 खुल जाए, पक्का बेचना है, 100%। और अगर यही आपको 550 के आसपास खुले, 525-550 तो लेना है। तो आप कहाँ खुल रहे हैं उस हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। ऊपर की रेंज में बेचना भी है और नीचे की रेंज में लेना भी है, दोनों ट्रेड बराबर से बनेंगे। तो देखते हैं, फ्लैट खुलने पर शांति सर, शांति पॉसिबिलिटी है। थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप व्यू लेंगे स्पेशली ओपनिंग के लिए तो बेहतर रहेगा। बट
क्योंकि बड़ा इवेंट है फेड का और हमारे लिए भी बड़ा इवेंट एक्सपायरी का, दोनों सेम दिन में आने वाला है। ये मैं कल भी आपसे पूछूंगा, परसों भी आपसे पूछूंगा, बट फिलहाल उस हिसाब से भी थोड़ी कॉशियस पोजीशन हमें भी रखनी चाहिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं है। मंथली एक्सपायरी में आमतौर पर बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज, ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। वीकली एक्सपायरी में नॉर्मली ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी में हेजिंग वेजिंग के लिहाज से एफआईज का भी पूरा रुझान होता है, रोल ओवर्स भी ज़्यादा होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बढ़ता है, तो वो चीज़ अपने ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो ये तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहा सवाल मंथली एक्सपायरी का, अंदाज़ा लगाने के लिए मैं लगा सकता हूं, लेकिन जब आपको पता है कि एक बड़ी इवेंट के बाद हमें ट्रेड करना है, तो फिर अंदाज़ा लगाने का कोई खास मतलब है नहीं। फिलहाल जो दिखता है वो रेंज इतनी बड़ी, 16,800 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, 16,350 के नीचे नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत बड़ी रेंज है। सो आई थिंक बेहतर है रेंज के बजाय हम एक एक ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से करें। गुरुवार के दिन सुबह भी अगर हम ढंग से अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक्सपायरी कहाँ होगी, तो वो भी अपने आप में अचीवमेंट है। बट फिलहाल लग रहा है कि एक्सपायरी तक थोड़ा सा 16,700, 16,800 की रेंज में प्रेशर रहेगा। नीचे में आप 16,500 के आसपास या इसके नीचे आएंगे तो वहां से खरीदारी आती हुई दिखेगी। ये अभी का ट्रेड एक नजर आ रहा है डेटा के लिहाज से। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, एक्सपायरी पर तो रोज चर्चा करेंगे ही, अब एक्सपायरी हफ्ता भी है और भी नतीजों पर अनिल जी से उनकी राय जाननी है, स्पेशली जो 3 निफ्टी के और एक वायदा कारोबार के नतीजे आए। आइए उससे पहले आज का फिर सेटअप ये जान लेते हैं। सर बताएं, आज के संकेत आपको क्या है? संकेत दीप, देखिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल हैं, हल्के से नेगेटिव साइड पे भी आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि नेगेटिव रखने की बहुत ज़रूरत है, न्यूट्रल रखिए। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है अभी भी, और ट्रेंड न्यूट्रल है आपका इस वक्त। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 16,475, 16,525, ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट रेंज है। इसके ठीक नीचे 16,350, 16,425 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा, वहां पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन नोट करके रखें। ऊपरी स्तरों पर 700, 750 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। इसके पार निकलने पर 800 से 875, 16,800, 16,875 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की बढ़िया जगह बनेगी अगर वहां पहुंचते हैं तो। बैंक निफ्टी 36,275, 36,475 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इस रेंज को आसानी से बैंक निफ्टी तोड़ेगा नहीं। नीचे की रेंज खाली एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखें, 36,075 से लेकर 36,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 36,825 से 36,975 ये 150 पॉइंट की रेंज रुकावट की जगह है। एक बार 37,000 पार करके टिके और आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर 37,150 से लेकर 37,325 का टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में आपके लिए। ये सारे बड़े जोन आपके लिए। अंडरस्टूड सर। तो सारे बड़े जोन तो आपके सामने आ गए, 37,325 और 16,875 ये कुछ बड़े लेवल्स हैं। 16,800, 875 ये बड़ा लेवल आ सकता है अगर निफ्टी सहारा दे तो। आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है सर? 16,631 पे आप बंद हुए, 16,600, 16,575 दो छोटे सपोर्ट हैं, 16,525, 16,475 दो मीडियम सपोर्ट है, 16,450, 425 और 16,350 तक के फाइनल सपोर्ट लेवल आपके लिए निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 16,650, 631 पे बंद हुए, 16,700, 725, 750 तीन विजिबल सपोर्ट रुकावट के लेवल हैं। इसके पार निकलने की संभावना कम है, निकले तो 800, 825 और 875 तक के लेवल्स आपको ऊपर मिलेंगे निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी 36,725 पे आप बंद हुए, ठीक नीचे 36,600, 36,475 ये कल तक के लेवल हैं, दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं। इसके नीचे 400, 350 और 36,275 ये रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, और इसके ठीक नीचे 36,200 और 36,075। बैंक निफ्टी पर मल्टीपल सपोर्ट है दीप, 36,075 से 36,475 ये 400 पॉइंट की रेंज में बहुत सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। वैसे भी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स वगैरह भी ब्रॉडली आ चुके हैं, और रिजल्ट में ऐसे कोई बड़े एक्सीडेंट है नहीं। आज भी एक्सिस के रिजल्ट्स को हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी आप अपने अच्छे सपोर्ट जोन में पहुंचेगा और वहां से खरीदारी बनेगी। ऊपर के लेवल्स 36,725 पे आप बंद हुए, वहां से गिनेंगे 36,825, 925 और 36,975 ये कल की रेंज। ये कल 37,000 का लेवल एक बार स्क्रीन पे दिखा था, टच होके आया दिखा, तो 37,000 के पार निकल कर टिके तो फिर आगे के जो लेवल बनेंगे वो 37,050, 37,150, 37,225 और 37,325 तक के लेवल्स होंगे ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर। गॉट इट सर। कल की जो आखिरी घंटे में बाजार हल्के में, वहां पर हमने देखा एफआईएस की पोजीशन थोड़ा पीसीआर भी कम होकर आया सर।
बिल्कुल पुट कॉल रेशियो ये एक अच्छी चीज़ है दीप के एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी घटी है 45 से 41%। कहाँ सोचिए आप 15% पे सीरीज की शुरुआत की, कहाँ 45% पे पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी अगर लॉन्ग पोजीशन हल्की करें तो अच्छा ही है। दूसरा पुट कॉल रेशियो 1.42 से 1.18 आया। कल भी हम यही बात कर रहे थे, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है और थोड़ा बाजार का हल्का होना जरूरी है, हो गया। अब पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, अब आपका ओवरबॉट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और ऐसे में अब अगर आप नीचे खुलते हैं, खुलने के बाद नीचे आते हैं तो वहां से खरीदारी भी आएगी। ओके हाँ, अब आपका मतलब ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि ओवर सोल्ड है, लेकिन 1.42 का पुट कॉल रेशियो मुझे खरीदने के लिए कंफर्ट नहीं देता। 1.18 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा गैप से खुलने के बाद नीचे 1 के आसपास आ जाए तो बेचने के लिए कंफर्ट नहीं देता। करेक्ट। आप हल्के मार्केट है, देखिए बड़ी इवेंट में आप जा रहे हैं तो बड़ी इवेंट में खाली तेजी करने वाले थोड़ी जा रहे हैं। एग्जैक्टली, मंदी करने वाले भी जा रहे हैं, तो डर तो दोनों को बराबर लगता है। उनके लिए भी हो सकता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। फर्क इस मार्केट में इतना ही है कि तेजी करने वाले अपना डर ज्यादा दिखाते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि तेजी करने वालों को तो पता है कभी न कभी किसी न किसी दिन तो एक दिन उनका भाव आएगा अगर उनके पास वक्त है। मंदी करने वाले का तो कोई गारंटी नहीं है कि उनका भाव वापस आए। अब किसी ने समझो 7,600 पे निफ्टी बेचा था, वो तो गारंटी से नहीं बोल सकता 7,600 आएगा ही आएगा, लेकिन किसी ने 18,600 पे ले लिया, वो तो अगर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना रह पाए खड़ा रहेगा तो किसी न किसी दिन तो वो निफ्टी आएगी। स्टॉक्स की बात अलग हो सकती है, कुछ स्टॉक्स अदृश्य हो जाए, गायब भी हो जाए, कंपनियां मतलब वो तो एक अलग चीज़। बट खाली आप इंडेक्स की बात करें तो हमेशा इंडेक्स में लॉन्ग ट्रेड पे तो आपके अगर खड़े रहने की ताकत है तो कभी आप नुकसान नहीं करेंगे इंडेक्स में। अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली वैसे ही हाल है। एनीवे, तो ओवरऑल आपके लिए पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा नीचे आया, कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा 6% बढ़ा है, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत होने भी चाहिए क्योंकि विक्स कम भी है, और दूसरा बड़ी इवेंट के पहले जाने के पहले थोड़ा तो विक्स बढ़ेगा ही। बिल्कुल, तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो आपको अब मानना ही पड़ेगा बाजार में। क्या करें फिर मौजूदा पोजीशन में स्टॉप लॉस डीप थोड़ा सा डीप दिया है आज मैंने 16,475 का। जिनको छोटा रखना है 16,550 का रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये समझना थोड़ा डीप रखें ज़्यादा ठीक है। 16,475 ठीक रहेगा, स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। और बैंक निफ्टी पर 36,175 का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जिनको और दूर लगाना है 36,075 भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा तो मन ही नहीं होता 36,000 के पहले कोई स्टॉप लॉस देने का, लेकिन अब 36,725 पे आप बंद हुए, 700 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस, वैसे भी 600 पॉइंट 500 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्या करें। तो जिनको बहुत छोटा लगाना है वो 36,475 का लगाए, 450 का लगाए, जो कल का लो 36,464 है। जिनको एकदम छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 36,450 का कर दे, और जिनको क्लोजिंग बेसिस पर बड़ा लगाना है वो 36,175। तो चाहे तो आप 36,450 भी लगा सकते हैं, अपनी इच्छा पर है आपको कहाँ कंफर्ट है। शॉर्ट साइड पर 16,800 एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। छोटा लगाना है तो 16,750 का भी लगा सकते हैं, 16,800 ठीक है। बैंक निफ्टी पर 37,100 है, 37,014 का कल हाई बनाया था, उसके थोड़ा ऊपर 37,100 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। गॉट इट सर। चलिए नई पोजीशंस फिर अब आज यहाँ पर क्या करना है? नई पोजीशन में दीप खरीदना है निफ्टी 16,475 16,525 रेंज, इस रेंज का इंतजार करें। इस रेंज में आने पर शिकार करें निफ्टी का, खरीदिए। 350 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेगा आपका बनेगा 575 600 छोटे टारगेट, 625 650 और 700 मीडियम टारगेट, 725 और 750 के फाइनल टारगेट। 750 तक के टारगेट बहुत है, इससे ज़्यादा की चाहिए भी नहीं, इतना आ जाए थैंक यू वेरी मच। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। 16,700 16,750 की रेंज में निफ्टी मिले वहाँ पर ज़रूर बेचिएगा आप। स्टॉप लॉस 825 का लगाना है, और वो इसलिए इसमें एग्रेसिव ट्रेडर इसलिए नहीं दिया कि आप बेच रहे हैं, बेचने में कोई रिस्क नहीं इस रेंज में, लेकिन रिस्क एक ही है कि अगर 825 के पार निकल कर टिक गया और बंद हो गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स बोल के, ताकि एग्रेसिव ट्रेडर बोलते हैं आपको एक चीज़ दिमाग में फिट हो जाए कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। राइट, तो इसलिए है, बाकी बेचने की रिस्क नहीं, बेचना 100% है। ऊपर में मैं एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर सीधा 16,750 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन भी दे सकता था कि नीचे सीधा बेच दीजिए, लेकिन वो मैं 9:08 पर बताऊंगा कि कहाँ खुलते हैं, वहाँ से बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अगर बहुत कम गैप से खुलेगा या ऊपर खुलेगा तो हम पक्का बेचेंगे। राइट, तब बेचना भी है, ऊपर में बेचना भी है पक्का। सो आई थिंक अभी एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब क्लियर है कि अगर 800 के ऊपर टिक जाता है तो हमें शॉर्ट नहीं रहना है। इसलिए 16,825 आपका स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 16,650 625 और 603 छोटे टारगेट है, 575 525 मीडियम टारगेट है, 475 425 फाइनल टारगेट है बेचने के लिए। एक एक ही दिया दीप, ज़्यादा दिए नहीं आज। बैंक निफ्टी में भी खरीदने की राय है।
36,275 से 36,475, 36,500 से मूड बनाना शुरू कर सकते हैं। 36,275, 475, ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट है। 475 में लीजिए, 350 में लीजिए, 275 में लीजिए। अगर टुकड़ों में लेना चाहते हैं तो पक्का टुकड़ों में इकट्ठा कीजिए। नीचे स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ, 36,075, ताकि आपका ट्रिगर ना हो। चाहे तो 36,175 भी 100 पॉइंट और ऊपर का भी रख सकते हैं, लेकिन दूर का रखिए, स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा और आपका पैसा बनेगा इसमें। ठीक है, ये रेंज में खरीदना है। 36,600, 725, 825 तीन छोटे टारगेट है। 925, 975 मीडियम टारगेट है। 37,050, 37,150 बड़े टारगेट है। अगर आ गए तो आएंगे, नहीं वो 37,000 के ऊपर की चांस कम है, खाली ऐसे लिखे हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पर बेचने की राय। बेचने में सिंपल, जो कल हमने दिया था वही आज भी स्ट्रेटजी। कल भी दी हमने 36,825, 36,925, 975 रेंज बेचने का बोला था। एग्जैक्टली 37,015 से घुमा, परफेक्ट रेंज में बिकार। अगर वहाँ किसी ने बेचा तो 500 पॉइंट आराम से मिले दीप। आज भी बेचना है, थोड़ा सा रेंज नीचे किया है, 36,825 से ही मूड बनाइए। 925, 975 आए तो पक्का बेचिए, ये ट्रेड लेना चाहिए। स्टिक स्टॉप लॉस 37,100 का है। यहाँ पर भी बात हुई है कि एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ ट्रेड लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर 37,100 के ऊपर निकल गया तो फिर बड़ा ब्रेकआउट दे देगा, वहाँ पे आपको फिर शॉर्ट नहीं रहना है। करेक्ट। टारगेट जो बनेंगे 36,725, 36,600 और 36,500 तीन छोटे टारगेट है। 36,400, 36,350 और 36,275 मीडियम टारगेट है। 36,200 से लेकर 36,075 बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है ऊपर में। तो दोनों ट्रेड लीजिए, बाय रेंज में आए तब भी लेना है और सेल रेंज में आए तब भी देना है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है सर इसमें, कल हमारे बाजार एंड में गिरकर बंद हुए। आज थोड़े, हालांकि एसजीएक्स संभला हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, फ्लैट ही है, बट थोड़े कॉशियस मूड है। फिर भी अग्रेसिव ट्रेडर्स पर सेल कॉल है, अग्रेसिव के लिए बाय कॉल नहीं है। तो अभी भी आप सेल अग्रेसिव के लिए दे रहे हैं। हाँ, उसका रीजन ये कि आप है ना ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे, और अगर गलती से, फॉर एग्जांपल अभी 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे है, 150 थे, 100 रह गए। अगर समझो 100 रिकवर हो जाए, एसजीएक्स निफ्टी भाग जाए तो करेक्ट, आप रेंज के हायर एंड पर है। अगर आपने रेंज का हायर एंड तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया, वहां पे शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ दीप, इवेंट की रिस्क दोनों के लिए है जी। करेक्ट। अगर फेड की मीटिंग में सबको सब अच्छा लगने लगे तो हो सकता है कमेंट्री बढ़िया रही तो यू नेवर नो किस चीज से बाजार रिएक्ट करेगा। Exactly. और हर आदमी मीटिंग में जाने के पहले कोशिश है, और तेजी करने वाला ज्यादा कोशिश है, और उसका रीजन ये कि आप 15,200 से 16,800 देख चुके हो। एग्जैक्टली राइट। सो नो डाउट तेजी करने वाला ज्यादा कोशिश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदी करने वाला कोशिश नहीं है। करेक्ट। सो इसलिए हम जब हायर एंड पे हैं तो वहां पर जब बेचने की बात कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो आपको तेजी वाले में भी रखना है। करेक्ट सर। ऐसा नहीं कि नहीं रखना है। तेजी वाले में कभी कभी कि आप चांस ले सकते हो जी कि थोड़ा 5-50 पॉइंट का। एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये लगाना ही लगाना है। ट्रिगर हो जाए तो हो जाने दो। वहां पे आपको कोई भी अपना दिमाग लगाने की गुंजाइश नहीं है। समझ गया। डिसिप्लिन मस्ट है। और दूसरा क्या है, लॉन्ग ट्रेड में अगर आप कभी लेके फंस भी गए, अगर होल्ड करेंगे तो आगे पीछे आपका लेवल आ जाता है। शॉर्ट ट्रेड में आपका लेवल जल्दी से आ जाए इस बात की गारंटी नहीं है। राइट। इसलिए मैं वहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट करने की राय दे। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये है बाजार का मूड माहौल। एसजीएक्स निफ्टी पूरा रिकवर होकर अब आपके लिए सपाट हो गया है। डेज हाई पर आप कह सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी आ गया है, कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। बैन लिस्ट में बदलाव है सर, डेल्टा और आरबीएल दोनों बैन से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग है जो वायदा कारोबार के बैन में है। थोड़ा डेटा समझें सर, कैश में भी कल सेलिंग थी एफआईएस की और फ्यूचर्स में भी कल सेलिंग थी। हाँ, एक्चुअली हमारे ऊपर टिकने में फेड की मीटिंग से ज्यादा योगदान है ना एफआईएस का है। फिर से हाथ खींचे, कल का डेटा तो वाकई में बड़े खराब है, इसलिए हम कम गैप से खुले तो बेचने का मौका बनता ही है। 850 करोड़ का कैश में बेचा है, 986 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, जिसमें शॉर्ट भी बेचे, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किए, दोनों ही किए। मतलब लॉन्ग पोजीशन भी कम कर दिए और शॉर्ट भी, और 628 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे हैं। तो हाल ही के दिनों के काफी खराब आंकड़े, 2-3 दिन में जितना उन्होंने खरीदा है ना, वो खाया पिया एक ही दिन में निकाल दिया है। मतलब तो डेटा तो बड़े खराब है ये वाले, अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही लोकल फंड से भी 72 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, वो छोटा आंकड़ा है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफआईएस की बिकवाली 2 दिनों से हो रही है, ये थोड़ी परेशान करने वाली बात है ऊपर की तरफ। वायदा कारोबार में पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गया, ये बात हम कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1.07 पर, ये भी कंफर्टेबल है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर अब आज नीचे की तरफ, वो है 16,500। 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट है, और ऊपर है 16,700।
जहां 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो 16,500 16,700 की ब्रॉडर रेंज में टाइम पास करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो नीचे 16,475 16,525 आपका सपोर्ट हो गया 50 पॉइंट की रेंज, ऊपर 700 750 रुकावट की जगह होगी। ये वायदा कारोबार के डेटा में भी कंफर्म हो रहा है दीप एग्जैक्टली। और कमजोरी आपको 16,600 से गिननी है, यानी कि 16,631 पे आप बंद हुए, 30 पॉइंट कमजोर है, तब तक आप न्यूट्रल है। 16,599 मतलब 1 पॉइंट कमजोर, 16,601 मतलब 1 पॉइंट मजबूत, ऐसे गिनना ही नहीं है, तब तक नहीं गिनना। तो 31 पॉइंट आपके पास क्वेश्चन है। अभी आप देखिए 16,622 है एसजेक्स निफ्टी, मतलब आप 22 पॉइंट मजबूत है, ऐसा समझ के चलेगा। तो 16,600 मेक और ब्रेक लो है, 500 और 700, नीचे में 475 525 सपोर्ट, 700 750 रुकावट। क्लियर है? डन सर। बैंक निफ्टी 36,500 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 20 लाख शेयर है पुट में, तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से नहीं टूटने वाला है। ऊपर में 37,000 रुकावट की जगह है, 22 लाख शेयर हैं कॉल्स में, वो आसानी से पार नहीं होगी। सो ब्रॉडली 36,500 37,000 की रेंज दिख रही है, और बीचों बीच में 36,725 पे आप बंद हुए हैं। क्लियर कट रही है। समझ गया सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए और पूरी स्ट्रैटेजीज भी। थोड़ा नतीजों पर भी बात कर ले सर। 3 निफ्टी की और 1 वायदा कारोबार की कंपनी। किससे शुरू करें? हाँ, एक्सिस से करते हैं, ये बैंक सी फोकस में। एक्सिस हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे नतीजे आपको मजबूत दिखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आप कह सकते हैं जी। और बैंकिंग शेयरों में एक्शन भी भरपूर है, मजबूत भी खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मजबूत खुलने पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। अच्छा। हाँ, मजबूत खुलने पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लोन ग्रोथ -2% है। तो अगर जो कोर बिजनेस बैंकिंग का है और अगर उस कोर बिजनेस में नेगेटिव ग्रोथ है, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। चिंता की बात इन द सेंस कि प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से। सो आई थिंक अगर गैप से खुलता है, 2-3% मजबूत होता है, भागता है, तो वहाँ पर एक्सिस बैंक में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके आप वापस से इंतजार कर सकते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स पर रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्टील नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बम्पर है, सब तरह से बढ़िया है। लेकिन टाटा स्टील के नंबर्स को पास्ट पे नहीं फ्यूचर पे देखना है। लेकिन ये परफॉर्मेंस क्या आगे आएगी उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक तरफ तो आपके ऑलरेडी एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लग चुकी है वो सारा प्रॉफिट खा जाएगी। दूसरा ये कि अगर रिड्यूस्ड अर्निंग पे आप देखेंगे तो अब भी प्राइस मल्टीपल डबल डिजिट में है, जो कि कमोडिटीज़ के पीक साइकिल पर भी आप डबल डिजिट का प्राइस मल्टीपल नहीं देते हैं, करेक्ट? तो अब तो कहाँ से देंगे? सो आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे हैं टाटा स्टील के। सो अगर आज गैप से टाटा स्टील खुलता है 970 980 30-40 रुपए ऊपर मिलता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें। कल भाग भी गया था, डेज हाई पर बंद कल भागा भी है और आज भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। नंबर्स कहीं खराब नहीं है, लेकिन आपको गैप से खुलने पर खरीदना नहीं है। ठीक है, जिसके पास है वो ट्रेल करते चले या प्रॉफिट बुक करे, आप अपना देख ले कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। एक्सिस में भी आप अपना ट्रेल करते चले। स्टॉप लॉस रिजल्ट्स में कई बार ये होता है कि जरूरी नहीं कि रिजल्ट्स जैसे हो स्टॉक वैसे ही रिएक्शन दे। आजकल बड़ा वियर्ड सा रिएक्शन कई सारे स्टॉक्स में आता है, पोजीशन के हिसाब से भी, नॉट नेसेसरी कि हमेशा रिजल्ट्स के हिसाब से स्टॉक रिएक्शन दे। पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की पोजीशन रिजल्ट के पहले बनी हुई है या रिजल्ट के बाद किस तरह का फंड बाइंग आती है। सो आई थिंक टाटा स्टील भी ऊपर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आज गैप से मिलता है तो। आई थिंक एसजेक्स निफ्टी जो थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है, उसके पीछे एक्सिस और टाटा स्टील के नतीजों का भी योगदान है कि ये। अब रहा सवाल आईईएक्स का। आईईएक्स दीप ऐसे देखेंगे तो आप नहीं, उसके पहले टेक महिंद्रा भी है। टेक महिंद्रा रिजल्ट्स खराब है, बहुत ही खराब है। आपको पता था पहले खराब आएंगे? इतने खराब आएंगे? अच्छा, थोड़ा दिख रहा था इन्फी के बाद, लग रहा था कि शायद थोड़ा दबाव रह सकता है। बस वही है कि सबको पता था खराब आने वाले हैं, थोड़े से ज़्यादा खराब आए तो अगर 2.5-3% नीचे आता है ये स्टॉक, तो वहाँ से थोड़ी बाइंग आ जाएगी। लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, इसमें ये ध्यान रखिए। देखो रिजल्ट्स में अब आपकी पोजिशनिंग क्लियर होनी चाहिए कि इसको नीचे के लेवल 50% इसलिए गिरा है ऊपर से ये कि अब नीचे के लेवल पर आपको शॉर्ट नहीं करना। लेकिन क्या लेने का वक्त है? जवाब है ना। हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जवाब ना क्यों है मैं बताता हूँ कि जब तक यूरोप की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, ये इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन, इन सब की सबसे ज़्यादा मार यूरोप पर पड़ रही है और टेक महिंद्रा का मैक्सिमम बिजनेस यूरोप में है। तो जब तक यूरोप का मामला ठीक नहीं होता तब तक टेक महिंद्रा खरीदना नहीं है। लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं करना, वो एक अलग बात है, लेकिन कूद कर खरीद लेना। हो सकता है एक दिन बढ़ भी जाए शॉर्ट कवरिंग के चलते, अपने दूर रहना है, सिंपल सी चीज़। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नंबर ऐसे देखेंगे तो आपको बड़े दमदार दिखेंगे, हर एक पैरामीटर पर बहुत तोड़फोड़ नंबर है। लेकिन इसके लिए भी एक ही समस्या है दीप कि एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा तिमाही दर तिमाही देखें, मैं बहुत डिटेल में नहीं देख पाया, लेकिन जितना दिखा उतना ये लग रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा घट कर आया है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ भी है,
वैल्यूशंस महंगे भी है। सो मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि स्टॉक का रिएक्शन क्या होगा, प्राइस का रिएक्शन। लेकिन रिजल्ट्स जैसे मुंह पर दिख रहे हैं कि बहुत तोड़फोड़ नतीजे हैं, वैसे है नहीं, खास नहीं है, वैसे है नहीं। सो मिले जुले से रिजल्ट्स हैं। बहुत गिरेगा नहीं स्टॉक, बहुत बढ़ेगा नहीं स्टॉक। 165 170 पार होना नहीं है, 140 145 के नीचे जाना नहीं है। तो कुछ खास कुछ ऐसा होना नहीं है आईएक्स में। ऐसा लगता है वॉल्यूम्स ठीक थे, एक बस वही बात है, वॉल्यूम्स अच्छे थे। चलिए, तो ये है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नतीजे हैं उनका विश्लेषण। बट इन नतीजों पर थोड़ी और डिटेल्स ले लेते हैं, बाकी नतीजे जान लेते हैं और खबरें आज की क्या कह रही हैं। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष तैयार है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ भी। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। मॉर्निंग डीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और साथ ही एल&टी ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और साथ साथ एफ&ओ स्पेस से टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी आपको नजर रखनी है। 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन आज से शुरू होगी, सुबह 10 बजे से ये शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही सनोफी इंडिया, यहाँ पर बोर्ड बैठक है स्पेशल अंतरिम डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। मैट्रिमनी.com, इसका बाईबैक जो है आज से शुरू होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही फार्मा इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार जो है ये देखने वाली है कि जो महंगी दवाएं हैं उस पर किस तरह के मार्जिन्स ये गेन कर रहे हैं, और यहाँ पर लगाम लगाकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो देखना होगा कि क्या फैसला निकल कर आता है। वेदांता और पिडलाइट इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। डिविडेंड का इन्होंने जो ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगे। साथ ही संदूर मैंगनीज, इसके राइट्स इशू की भी आज एक्स डेट है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में सबसे पहले एक्सिस बैंक नंबर्स जो है आपको बेटर देन एस्टिमेट देखने को मिल रहे हैं। खासकर प्रोविजन जो है 89% गिरकर 359 करोड़ पर आते हुए दिख रहे हैं, और कंपनी का मुनाफा लगभग 91% बढ़ता हुआ नजर आया है। 4125 करोड़ पर हमारा अनुमान 3320 करोड़ रुपए का था। हालांकि जिस तरह का प्रोविजन में गिरावट आई है, उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में आपको उछाल देखने को मिला। 21% एनआईए बढ़कर 9400 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है 2.82% से 2.76%। साथ ही इन्होंने एक अपडेट भी दिया है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में सिटी की जो डील है उस पर कंपटीशन कमीशन जो रेगुलेटर है उसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। टाटा स्टील बेटर देन एस्टिमेट्स हर एक पैरामीटर पर, खासकर मार्जिन से आप देखिए 21% का अनुमान था, उसके मुकाबले 24% के मार्जिन आए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी 7,804 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 7,216 करोड़ रुपए का था। कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं उस पर गिरावट से इनको मार्जिन पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको टेक महिंद्रा, इसके नंबर्स कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि मुनाफा अगर आप देखें 1132 करोड़ पर आया है, करीबन 25% गिरता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और कंपनी की मार्जिन्स भी 13.2% के मुकाबले अब 11% पर आई है, तो लगभग 2.2% का कट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आईएक्स की बात है, इनलाइन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल नंबर्स मैं कहूँगा। आय लगभग 8% बढ़कर 98 करोड़, और मार्जिन्स 82.3% अभी आई है 82.2% के मुकाबले, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 10% बढ़कर 69 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। आइए कुछ और नतीजों के बारे में जानते हैं अरमान के साथ। मॉर्निंग अरमान, बताइए। देखिए, सबसे पहले जिंदाल स्टेनलेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके नतीजे हैं वो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आपको आय में लगभग 36% की बढ़ोतरी दिखेगी, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स में आपको कट दिखेगा 14.9% से घटकर वो 10% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है वहाँ पे आपको 6% की बढ़ोतरी दिखेगी। मैक्रोटेक देखेंगे, नतीजे जो हैं मार्जिन्स के अलावा अगर देखेंगे नतीजे तो बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 67% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा भी लगभग 68% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 21% से कट कर लगभग 17.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी बोला है कि महंगाई की वजह से जो प्राइसेस बढ़ाए हैं, पर जो क्वालिटी डेवलपर्स हैं उनको डिमांड में उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तत्वचिंतन फार्मा, नतीजे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 17% डाउन हुई है। मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है, 25% से कट होकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 57% घटकर आता हुआ दिखा है। एस्टेक लाइफ साइंस, नतीजे मिक्स्ड आए हैं। आय लगभग 43% बढ़ी है। मार्जिन्स में कट देखा गया है 19% से घटकर 14%, और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 12% की आपको कटौती देखी गई है। चेन्नई पेट्रो, नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 41% बढ़कर आती हुई दिखी, और कामकाजी मुनाफा देखिए, कामकाजी मुनाफा 115% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स भी बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 9.6% से बढ़कर 14.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी बढ़िया बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 140% की बढ़ोतरी देखी गई है। तेजस नेटवर्क, आय की बात करेंगे, आय लगभग 13% गिर कर आती हुई दिखी है, और कंपनी को जो पहले मुनाफा था 8 करोड़ का, अब वो घाटा होता हुआ दिखा है 7 करोड़ का। आईएफएल वेल्थ,
नतीजे देखेंगे तो आप आय में लगभग 21% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 52% से बढ़कर 58.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी 34% की बढ़ोतरी देखी गई है। टानला प्लेटफॉर्म नतीजे देखेंगे, आय हालांकि आपको बढ़ी हुई दिखेगी 28%, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 21.5% से घटकर 16.3% और मुनाफे में भी लगभग फ्लैटिश अगर आप देखेंगे 4% की आपको कटौती दिखी गई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 21% बढ़कर आई है। वहीं एबिट की बात करेंगे, एबिट भी लगभग 36% बढ़कर आता हुआ दिखा है और मुनाफा में भी लगभग फ्लैटिश, लगभग आप देखेंगे लगभग 6.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट ने जो बोनस शेयर्स हैं उसके लिए मंजूरी दे दी है, तो हर 3 शेयर पे 1 बोनस शेयर्स के लिए मंजूरी दे दी है। और अंत में क्राफ्टमैन ऑटोमेशन नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे, मार्जिन हालांकि थोड़े स्टेबल रहे हैं, आय 56% बढ़कर आई है, एबिटा जो कामकाजी मुनाफा 53% बढ़कर आता हुआ दिखा है, मार्जिन स्टेबल 24.6% से घटकर लगभग 24.2% और अंत में मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग 140% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये तो रही सारे नतीजे वायदा कारोबार और कैश मार्केट से, बट कुशल बताइए आज की खबरें कौन सी है? बिल्कुल, तो 5 स्टॉक्स पर खबरें हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व, यहाँ पर 28 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है। शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक भी चुना जा सकता है। लार्सन एंड टूब्रो यहाँ पर भी फोकस रखे। कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट पर सफाई देते हुए ये कहा है कि जो एडलवाइज फंड को ये प्रोजेक्ट बिक्री की खबरें हैं, जो अग्रीमेंट साइन करने की बात हो रही थी, वो इन्होंने नहीं किया है और ये खबर स्पेक्यूलेटिव है, ऐसा इनकी तरफ से ये आया। इसके पहले ये जो खबर थी इसमें 8 रोड और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एडलवाइज फंड जो है करीबन को ये लोग 7,000 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे, ऐसी खबरें आ रही थी। लुपिन कंपनी को यहाँ पर एक यूएसएफडीए से एक जो ब्लड प्रेशर की दवा है उसके लिए अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, तो इनके लिए पॉजिटिव है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने नई सुपर स्प्लेंडर कैनवस ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है। प्राइस जो है 77,430 और 81,330 रुपए रखा गया है। और अंत में पीएसपी प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर 257 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट के लिए इनको करीबन 128 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये स्प्लिट आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। और कुल मिलाकर अभी तक FY23 में 806 करोड़ रुपए के ऑर्डर पीएसपी प्रोजेक्ट्स को मिले हैं। तो शानदार परफॉर्मेंस पीएसपी प्रोजेक्ट्स ऑर्डर विन के दम पर, और कुछ और स्टॉक्स बजाज फिनसर्व स्टॉक स्प्लिट या बोनस आ सकता है इस पर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए टाटा स्टील के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 961 की क्लोजिंग है। अभी भी 1400 रुपए का जो इनका व्यू है बरकरार देखने को मिल रहा है और ये मान रहे कि जो नतीजे कंपनी ने पेश किए इनके अनुमान से बेहतर है। और खास बात ये भी कह रहे हैं कि भारत में अगर आप देखें तो जो स्टील की कीमतें हैं लगभग बॉटम आउट हो गई हैं। यूरोपियन इकाई का भी प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला और आगे जाके कोकिंग कोल की जो कीमतें घटेंगी इसका भी सीधा फायदा टाटा स्टील को होगा। जेफरीज ने हालांकि होल्ड की राय को बरकरार रखा है, लंबे समय से बेरिश है, अभी भी 830 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। वहीं मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, इन्हें भी नतीजे काफी हद तक पसंद आए। 1670 यानी सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है मैक्वारी दे रहे हैं 1670 के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1017 रुपए की क्लोजिंग है, 1100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि अपने दूसरे पियर्स के मुताबिक यहाँ पर देखें तो मार्जिन पर एक थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन जो ग्रोथ है अभी भी बढ़िया है और फ्री कैश फ्लो यील्ड जो है इन्हें भी पसंद आ रही है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1068 से घटाकर करीब 980 कर दिया है। नोमिरा ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1270 के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में करीब 100 रुपए की कटौती की है, 1200 से घटाकर 1100 रुपए कर दिया है। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी अच्छे नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में मामूली 4 रुपए की बढ़ोतरी की, 912 से बढ़ाकर 916 कर दिया, 727 की क्लोजिंग है। वहीं सीएलएसए ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 975 के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि लोन ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश है, लेकिन मार्जिन जो आए हैं जो बैंक ने पेश किए वो अपने आप में काफी बेहतर है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 910 के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य करीब 880 से घटाकर 780 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और बैंकिंग स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए,
कैनरा बैंक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में 10 रुपए की कटौती की है। 240 से घटाकर 230, 225 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो ग्रोथ है कम प्रॉफिटेबल है और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 38% इनके अनुमान से कम आया। तो यहाँ पर खास नजर रखेंगे। सोना BLW प्रिसीशन यहाँ पर भी नजर रखिएगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 570 की क्लोजिंग है, 485 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो जो ऑटो सप्लायर्स हैं इनमें सोना BLW प्रिसीशन काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक में खरीदारी करने का इनका कंफर्ट नहीं है। और अंत में रिलायंस पर यहाँ पर UBS ने जो है रेटिंग को अपग्रेड किया, खरीदारी की राय दे रहे हैं 3150 के लक्ष्य के लिए। तो फिर रिपोर्ट निकालने का पर्पस क्या था? इनिशिएट कवरेज करके सेल? सर अपना व्यू बता रहे हैं कि बड़ा महंगा है स्टॉक। अच्छा, ओके। तो चलिए, ये है सोना BLW पर इनिशिएशन रिपोर्ट का था, लेकिन ढेर सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं आज है। चलिए बढ़ते आगे और अब इन रिपोर्ट्स के बाद में मुलाकात करते हैं सभी हमारे एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सुप्रभात बाकी सब जो अनिल जी जी बिजनेस की टीम स्टूडियो में बैठी है। अनिल जी पिक ऑफ द डे दो उससे पहले तो अनिल जी मैं समझना चाहता हूं, कल तो देखिए आप शो कर रहे थे घर से, आपको बुखार था 100, 102, 103, खांसी जुकाम। तो अनिल जी कौन सी कंपनी की दवा ली आपने जिससे आप अनिल जी एक दिन में एकदम चुस्त तुरुस्त हंसते मुस्कुराते स्टूडियो में बैठे हुए हैं? अनिल जी दवा में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसका स्टॉक खरीदेंगे अनिल जी। तो पहले तो इस पे हाईलाइट डालिए, रोशनी डालिए, कौन सी कंपनी की दवा ली या बिना दवा के ठीक हो गए अनिल जी? दवा कोई भी कंपनी की खाओ, इतना जल्दी ठीक होना हो तो उसके लिए दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं जो ठीक हुआ हूँ दुआओं से हूँ। आपकी ये पक्का आपकी दुआएं थी, ठीक ही नहीं थी बताओ? थी अनिल जी, मैंने तो कल शाम को कुणाल जी को भी फोन किया बस आप ही की दुआओं से ठीक हुआ हूँ। अनिल जी को बुखार है 102 के ऊपर। तो बस आप ही की दुआओं से ठीक हुआ हूँ बस। तो जब आप भी भगवान न करे कभी आप बीमार पड़े, आप खुद के लिए दुआ कीजिए, मैं तो करते ही हूँ। देखिए आपकी दुआएं मेरी कितनी काम आई है। अब मैं आज ज़्यादा हंसने की सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि जैसे वो थोड़ा सा हंसते वो इस बार एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है जी, सभी के साथ है लगभग कि वायरल सबको हो रहा है। हाँ। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हो रहा है। बिल्कुल सर। और खांसी वो जा नहीं रही 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते। तो इसलिए जो भी खांसी की दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं बंसल जी, कोई भी खरीदो। आजकल तो सबसे ज़्यादा बिक्री मुझे लगता है खांसी की दवाओं की हो रही है। तो और बाकी जो भी क्रोसिन, पैरासीटामोल, डोलो वोलो जो सब बिक्री धड़ल्ले से। एनीवे, थैंक यू सर। बताएं सर पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से आप बिना दवा के ठीक हो गए आए ना अनिल जी, उसी तरीके दवा से खाइए। पिक ऑफ द डे है वो बिना पेट्रोल के भागेगा, बड़ा तेजी से भागने को। जी अनिल जी दवा खाइए, बट इतनी तेज तो अनिल जी जल्दी रिकवरी नहीं होती है। आपको दुआओं ने ठीक करा है और ये स्टॉक भी अनिल जी बड़ी तेजी से भागने दौड़ने को तैयार है। स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है 2260, 2260 का स्टॉप लॉस है, 2482 का टारगेट है और इस पर खरीदारी की राय है। ओके, 2482 के टारगेट के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी। आइए किरण जी भी हमारे साथ है। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात दीप, मॉर्निंग। आज के लिए मेरा नोटा रहेगा अनिल जी। भरपूर काम किया है ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना है कि जो रेंज में फंसा हुआ है उसमें जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट के बाद ड्यूरिंग द मार्केट अगर मिलता है तो इसकी भरपाई कर दूंगा। आपको ये बोलने की जरूरत भी नहीं कि आपने काम किया। मैं खाली नोटा का इस्तेमाल बंसल जी करते हैं तभी मुझे ऐसा लगता है उन्होंने काम नहीं किया। बाकी सब लोगों के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आती मुझे। थोड़ी बहुत कभी कभार कुणाल जी के साथ आ जाए तो आ जाए, अगर वो एक दिन पहले बंसल जी के साथ डिनर करके आए हों। बाकी सब लोगों को मैं मान के चलता हूँ कि नोटा में भी आपने मेहनत की होगी। ये सुविधा सिर्फ बंसल जी के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, कल मैं गाड़ी में था शाम को और अचानक से अनिल जी आपकी आवाज़ सुनाई दी। अनिल जी कुछ मिनटों के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपकी आवाज़ सुनने की इतनी आदत हो गई, हर जगह मुझे आप ही की आवाज़ सुन रही है। बाद में पता लगा अनिल जी आप रेडियो पर हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। वो रेडियो सिटी पे जो मेरी रिकॉर्डिंग होती, लेकिन वो कल की नहीं थी, वो शायद एक आध दो दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी। तो वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली कल तो खैर मैं बड़ी मुश्किल से ही शो कर पाया था घर से। हाँ, और बाकी बाय द वे जो बंसल जी बोल रहे हैं कि एक ही दिन में ठीक हुए, बीमार तो फ्राइडे नाइट से ही था ठीक जाके कल जाके हुआ, 3 दिन में हुआ बंसल जी। ऐसा कोई चमत्कार ज़्यादा हुआ नहीं, आपकी दुआओं के बावजूद 3 दिन लगे, ये ध्यान में रखिएगा तो धन्यवाद बंसल जी, कुणाल जी। हाँ, कमिटमेंट आपका मानना चाहिए, मतलब बीमारी में भी हो, जैसे नहीं, एक्चुअली 102 फीवर में भी फिर मुझे ऐसा लगता है कि काम करते रहे तो थोड़ी बीमारी वाली फीलिंग कम आती है दीप। अच्छा, बार बार सोचना नहीं तो क्या दिमाग उधर फालतू बैठे बैठे। और ऑनेस्टली कल है ना, मुझे कल पहली बार एक गजब की फीलिंग आई, वो मैं बताना चाहता हूँ। कल शो वो कर लिया 3:30 बजे, उसके बाद गोली खा के फिर सो गया। 5:30 बजे मैं उठ गया। अब मुझे ऐसा लगे पूरा खाली खाली, अब क्या करूँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग घर पे 5-5:30 बजे पहुँच जाते होंगे ऑफिस से काम करके, वो बाद में क्या करते होंगे, मतलब फ्रेश एनर्जी मतलब करे तो क्या करे, वैसी वाली फीलिंग, खाली खाली वाली फीलिंग आती। तो काम करते रहे ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, उसमें आपको ध्यान नहीं आता कि क्या दुख रहा है क्या नहीं दुख रहा है। तो इसलिए मैं आज भी मैंने कहा स्टूडियो चलते हैं, मज़ा आएगा जी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अब देखिए अनिल जी, मैं बंसल जी की तरह आपको ड्रिंक तो ऑफर कर नहीं सकता हूं, तो अनिल जी मेरी ओर से मैकडॉवल का शेयर स्वीकार करें। अनिल जी, मेरा आज का पिक ऑफ द डे है मैकडॉवल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो इसको बाय करके चले। 852 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 890, दूसरा 915। ओके, तो दवा और दारू यही बीमारी में काम आते हैं, यही इन्हीं के शेयर चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से। आज नतीजे भी आने वाले, ये ध्यान में रखें। 890, 915 के टारगेट के लिए। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है इन्फोसिस को लॉन्ग करके चलेंगे। कल जब रिजल्ट का इम्पैक्ट आया तो वीकर एंड्स पोजीशन काटते हुए नजर आए, लेकिन स्मार्ट प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई है, क्योंकि कल जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिला है, 1.25 करोड़ वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। लास्ट 2 मंथ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कल के सेशन में देखने को मिला है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस आज पिक ऑफ द डे रहेगा, टारगेट बनेगा 1535 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1470 का। ओपनिंग नोट पे अगर कोई भी डिप देखने को मिलता है वहां पे खरीदारी करके चलेंगे 1470 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट बनेगा 1535 का। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने की इन्फोसिस में। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को लग रहा है कि कल गेल के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला था, तो गेल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 146, 147 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 141 रुपए का बनेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 146, 147 के आसपास खरीदारी करनी है, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 152 रुपए से लेके 155 रुपए तक के टारगेट गेल में आज और 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 141 के स्टॉप लॉस से 152 से 155 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो गेल में करें खरीदारी। सुमित जी की राय। वागले साहब भी हैं तैयार बताने के लिए अपनी पिक। वागले साहब गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा सेल कॉल है मारुति पे, 8622 का बंद है, 8703 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 8450 तक के डाउनसाइड टारगेट्स आपको आज और कल में मिल सकते हैं। ओके, तो मारुति में बिकवाली करने की राय आज का पहला शॉर्ट कॉल वागले साहब की तरफ से। अविनाश सर हमारे साथ हैं। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर कौन सा शेयर आपको पसंद है आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो शेयर मुझे पसंद है वो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में से है। कंपनी का नाम है कैनफिन होम्स। इनफैक्ट अनिल जी इनका जो Q1 परफॉर्मेंस आया था बहुत ही दमदार नंबर आ गए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में हाउसिंग फाइनेंस मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। ऑलरेडी जो टेलविंड है रियल एस्टेट से वो काफ़ी स्ट्रांग है, और इनका जो कस्टमर बेस है ज़्यादातर साउथ बेस्ड है, और सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उन्हीं को ये लोन देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने की अवधि ले ले तो मैं समझता हूँ कि 670, 675 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो अच्छा वैल्यू है इस करंट लेवल्स पे, तो ज़रूर खरीदना चाहिए। और दूसरी बात अनिल जी, आपने सुबह एक्सिस बैंक के ऊपर कमेंट किया कि लोन बुक ग्रोथ धीमा है। ये डेफिनेटली एक थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज कल के नतीजों में आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 3 साल के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक्सिस बैंक ने बहुत दमदार नंबर दिखाया, और आने वाला साल
मुझे लग रहा है कि पिछले साल के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो हेड टेलविंड्स अभी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, इसमें अभी जो प्रीमियम आईसीआईसीआई बैंक को मिलता है एक्सिस बैंक के ऊपर, कहीं ना कहीं अगले 6 से 12 महीने में आपको एक्सिस बैंक में भी अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि लोन बुक ग्रोथ बढ़ना जरूरी है, बट डेफिनेटली इनका कासा और लोन बुक ग्रोथ, ये दो जो फैक्टर्स थे वो थोड़े से कमजोर थे इस क्वार्टर में। अनुमान है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इंप्रूव होगा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा खरीदना चाहिए अगर डिप मिलता है, जो मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर किसी को इस लेवल से भी खरीदना है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक बात है। तो एक्सिस बैंक एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक ये इन्वेस्टमेंट वाला हो सकता है 870 के टारगेट के लिहाज से। अविनाश जी को 2 स्टॉक्स पसंद है, कैनफिन होम्स और एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक उनकी लिस्ट में आते हुए। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे नतीजों के लिहाज से उन पर राय ली जाए। टाटा स्टील नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं, तेजी होनी भी चाहिए, रिपोर्ट्स तो मिली जुली है। सुमित जी बताएं टाटा स्टील के चार्ट्स देखकर और क्या है आपकी राय? अनिल जी देखिए, मेरे को लगता है कि मेटल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं बेस बन रहा है। मेटल सेक्टर धीरे धीरे करके लोअर लेवल से रिबाउंड देने का कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी एक बढ़िया तेजी ऊपर की तरफ इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जहां तक टाटा स्टील का सवाल है, कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया था। 1000 रुपए का इसका इमीडिएट और साइकोलॉजिकल टारगेट बनेगा। जैसे ये साइकोलॉजिकल हर्डल 1000 रुपए का क्रॉस करेगा तो फिर 1040 से लेके 1050 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, पोजिशनल टारगेट तो और ऊपर के होंगे। तो मेरे को लगता है कि लोअर लेवल से इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। 1000 का पहला टारगेट, फिर 1050 के लेवल इवेंचुअली आने वाले दिनों में टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी आज ऑफिस में नहीं है, घर से शो कर रहे हैं? हाँ अनिल जी, आज एक्चुअली घर से शो कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा आपकी आवाज से भी ऐसा लग रहा है रात को बहुत लेट तक जगे हुए, थके हुए भी दिख रहे हैं एकदम, ऐसा सही है? रात को थोड़ा लेट भी हो गया था अनिल जी। अच्छा, वो क्या करते हैं रात को 12 बजे जिनकी बर्थडे होती है उनको वैसे उछाल के गिराते हैं बर्थडे बम। हाँ, वो कुछ हुआ है वैसा कुछ? कल नहीं हुआ तो हम पहुंचते हैं। तो हमारे प्यारे सुमित जी की आज हैप्पी वाला बर्थडे मुझे अभी भी पता चला है, तो सुमित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सुमित जी ऐसा मत करो, हमें अभी हमारे सारे वोट निकल जाएंगे लाइफ में जितने बचे हुए हैं सारे के सारे सुमित जी के नाम। तो सुमित जी आपकी 16वीं कौन सी है बर्थडे? अनिल जी उम्र में क्या फर्क पड़ता है? अरे आदमी 16 बोले तब तो एक्सेप्ट कर लो, आज 16 है तो, लेकिन आप हमेशा इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पिछले 1-2 बर्थडे तो आपने बड़े मुश्किल में निकाले हैं, कोविड के वक्त आपने बड़ी हिम्मत दिखा के फाइट करके आपने वापस हेल्थ अच्छी रिकवर की। हमेशा मुस्कुराते रहे सुमित जी, यही हमारी इस पूरे पैनल की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं सर। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने एकदम सही कहा कि पिछली बार बर्थडे पे तो हॉस्पिटल में था, तो अनिल जी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लाइव रह के और लाइव रह के। तो सभी से मेरी यही विशेष है और दुआ है कि सब लोग लाइफ में खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और लाइफ को एंजॉय करें। और आपके विशेष और सभी पैनलिस्ट के विशेष के लिए अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बर्थडे में इस बर्थडे में देखो कितना फर्क है। अगर आप इससे भी बढ़िया और अच्छी मनाना चाहते हो तो पार्टी रखिए, उसमें देखिए कि जो मजा आएगा उसका तो कहना ही क्या, और ज्यादा खुशी होगी। हम तो आइडिया दे सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। देखिए बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। हाँ तो बिल्कुल, बुलाएंगे तो जरूर आएंगे ऐसा नहीं है, बुलाएंगे तो जरूर आएंगे क्या मतलब है? पहुंच जाएंगे, पता चलना चाहिए। बुलाएंगे तो क्या है, बुलाना क्या है वैसा है, तो बस पता चलना चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर है, आइए उसी पर राय ली जाए। IEX जरा अविनाश जी इसके नतीजों के बाद राय दीजिए। वैसे तो नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा इसका कामकाजी मुनाफा घटकर आया है, कैसे देखा जाए? स्टॉक पर क्या व्यू है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में इस शेयर में काफी बिकवाली ऊपरी लेवल से ऑलरेडी हो चुकी है अनिल जी। मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, हम मिक्स टू न्यूट्रल ही कह सकते हैं। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे जब सभी को पता है कि फर्स्ट क्वार्टर काफी चैलेंजिंग होने वाला था, तो यहाँ पे इन्होंने एक डिसेंट नंबर दिखाया। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है, उनका जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। होपफुली हमको लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम रेवेन्यू में काफी स्ट्रांग रहेगा। इस क्वार्टर में मामूली 11-12% का रेवेन्यू बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली आपको शायद स्टॉक में देखने को मिले क्योंकि नतीजे इतने भी स्ट्रांग नहीं है,
बट गिरावट में खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट कंपटीशन आने के बावजूद इनका जो मार्जिन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है और पावर ट्रेडिंग में इंडिया के लिए मार्केट बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली और एक दो एक्सचेंजेस भी अगर आते हैं तो IEX में ऐसा नहीं कि बिजनेस इनका निकल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। टर्म के लिए पसंद है, बट शॉर्ट टर्म में स्पेशली जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, नतीजों के लिहाज से रिएक्शन देखना जरूर रहेगा। हालांकि ऑलरेडी स्टॉक की काफ़ी पिटाई हो चुकी है रिसेंट टाइम्स में। आइए और नतीजे डिस्कस करें और स्टॉक्स के बारे में एक्सपर्ट्स की राय लें। उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।